नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को दृष्टि का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 करवाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योगों की सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योगों की सूची में शामिल किया गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2013 में शामिल किया गया। कब किया गया, 2013 में शामिल किया गया। देखिए, औद्योगिकरण के घटित होने के लिए कुछ उद्योगों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इन उद्योगों को देश में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे बुनियादी उद्योग, आधारभूत संरचना उद्योग, कोर सेक्टर। इस प्रकार से 6 उद्योगों को आरंभिक समूह में वर्ष 2013 से पहले टोटल हमारे पास 6 कोर उद्योग थे, लेकिन आफ्टर 2013 2 कोर उद्योग को और जोड़ा गया और आज के डेट में टोटल कोर उद्योग हमारे 8 हैं। इसी कोर उद्योग को कोर सेक्टर, आधारभूत संरचना उद्योग, बुनियादी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग को वो 8 कोर उद्योग कौन कौन से हैं ये आप लोगों को याद करना होगा। तो सबसे नंबर 1 पे आप याद रखिएगा रिफाइनरी उत्पाद। क्या, रिफाइनरी उत्पाद। दूसरा बिजली, तीसरा स्टील, चौथा कोयला। 4 फिर से याद करिए, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला। रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला। फिर 4 को बाद में याद करिए, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। 4 उधर कौन से हो गए, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला। फिर 4 इधर, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2013। मैंने 2013 में ही प्राकृतिक गैस और उर्वरक को, ये 2 जो कोर इंडस्ट्री हुए, इन दोनों को जोड़ा गया 2013 में। और इसके पहले टोटल 6 का कोर उद्योग थे, इसके जोड़कर 8 हो गया। विश्व में पहली बार किस देश ने एक राष्ट्रीय योजना पर विचार किया और उसे अपनाया। तो वो कौन था, सोवियत संघ। विश्व में पहली बार किस देश ने एक राष्ट्रीय योजना पर विचार किया और उसे अपनाया। तो वो था सोवियत संघ। एम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन के विचारों में शामिल है। क्या शामिल है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए, एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये दोस्तों एक किताब था जो कि 1934 में लिखा गया था विश्वेश्वरैया के द्वारा। उसमें उन्होंने बताया कि योजना प्रस्ताव की व्यापक रूपरेखा को प्रकट किया था उस बुक में। राज्य नियोजन के उनके विचार लोकतांत्रिक पूंजीवाद यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के समान लोकतांत्रिक पूंजीवाद, यानी ये लोकतांत्रिक पूंजीवाद कहाँ का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, की दिशा में प्रेरित था, जहाँ औद्योगिक श्रम इसका कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण, मतलब कहने का मतलब औद्योगिक श्रम का कृषि से उद्योग, माने सीधा सीधी कहा जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में स्थानांतरण को ही कहा जाता है लोकतांत्रिक पूंजीवाद। फिर से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में उन्होंने योजना प्रस्ताव को एक व्यापक रूप से रेखा से प्रकट किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसमें उनका विचार था कि जो लोकतांत्रिक पूंजीवाद देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके तरफ का मतलब विचार रखा और उसमें ये कहा कि जहां औद्योगिक श्रम का कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण, मतलब प्राइमरी सेक्टर से आप सेकेंडरी सेक्टर में मतलब मजदूर जो हैं उसमें इन्वॉल्व होना, मतलब कहने का मतलब जो कृषि आज कर रहे हैं वो आप सोचिए कि मैन्युफैक्चर सेक्टर में काम करें, तब
इसी पे काम करने के लिए बल देने की बात कहा, बोला कि कृषि कम करिए लोग और इंडस्ट्री में जाके ज़्यादा काम करिए। पर बल के साथ एक दशक में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय आय पर बढ़ाने का लक्ष्य हो गया, और श्रम का, कृषि से उद्योग का स्थानांतरण, और लोकतांत्रिक पूंजीवाद, ये तीनों ही सही है। देखिए कुल मिला के मैं आपको एम विश्वेश्वरैया का विचार बताता हूँ। इन्होंने एक किताब लिखा, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में। उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप मतलब अब किसी भी राष्ट्र का अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय दुगना हो जाए, माने राष्ट्रीय आय को बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना चाहते हैं, तब आप क्या करिए कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद करिए। मतलब जो श्रम है कृषि में उनको आप उद्योग में स्थानांतरण कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा। और ये सब काम करिए, ये सब ज़्यादातर अमेरिका में होता है लोकतांत्रिक पूंजीवाद का। मतलब कि सेकेंडरी, ये उद्योग क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है, और कृषि क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। मतलब ये कह सकते हैं कि अमेरिका में प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में लेबर है। बस अगला, भारत की स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक योजना ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया था? तो वो किया था गांधीवादी योजना। भारत की स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक योजना ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया? तो गांधीवादी योजना। अगला सवाल 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति की निगरानी का कार्य योजना आयोग को सौंप दिया गया था? तो वो सौंप दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति की निगरानी का कार्य योजना आयोग को सौंप दिया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके अंग नहीं थे? तो वो कौन नहीं थे? तो भारत के प्रधानमंत्री अंग थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अंग होते हैं, योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके अंग नहीं थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, योजना आयोग के सदस्य भी थे। और नंबर डी में देखिए, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ये नहीं उपस्थित थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं थे। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1993 में। देखिए एमपी लैड्स का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। क्या होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1993 में एमपी लैड्स की शुरू की गई। भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो वो किए गए थे 2000 से 2001। भारत में दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन डेवलपमेंट कौन से वर्ष शुरू किया गया? तो 2000 से 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर कोर मुद्रास्फीति की गणना के लिए विचार नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ई, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। निम्नलिखित में से किस पर कोर मुद्रास्फीति की गणना के लिए विचार नहीं किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए कोर मुद्रास्फीति जिसको कहेंगे कोर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की गणना करते समय वस्तुओं और सेवाओं के समावेशन या बहिर्वेशन पर आधारित है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में लोकप्रिय कोर मुद्रास्फीति ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में मूल वृद्धि को दर्शाती है। कौन सा? खाद्य वस्तुएं और किसका? पश्चिमी अर्थव्यवस्था में लोकप्रिय कोर मुद्रास्फीति ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में मूल वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, क्योंकि दो सही हैं। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति जनित मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? मुद्रास्फीति जनित मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है?
तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जो जब पारंपरिक धारणा के विपरीत मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है। ऐसी स्थिति पहली बार 1970 के दशक में अमेरिका अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई थी। मानो उच्च स्तर पर बेरोजगारी और उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति भी हो जाती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों ही उच्च स्तर पर हो, ये दोनों गलत होगा, तो आंसर ई हो जाएगा। मुद्रास्फीति के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए, मुद्रास्फीति के कारण अल्पावधि में अर्थव्यवस्था में दो कारणों से निवेश की वृद्धि होती है। कितने कारणों से निवेश की वृद्धि होती है, तो दो कारण। पहला कारण, उच्च मुद्रास्फीति उच्च मांग को इंगित करता है। उच्च मुद्रास्फीति उच्च मांग को इंगित करता है और प्रेरणा देती है कि उद्यमी अपने उत्पादन स्तर का विस्तार करे। उत्पादन स्तर का क्या करे, विस्तार करे। सेकेंड, उच्च मुद्रास्फीति ऋण लागत को कम करता है, ऋण लागत में कम करता है और कुल मांग में वृद्धि करता है। मांग यानी मांग में वृद्धि करता है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो WPI और CPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI हो गया और CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों को केवल अंकों में दिखाया जा सकता है, प्रतिशत में नहीं। ये गलत है, क्योंकि देखिए WPI पर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति को दर्शाती है। दोनों सूचकांक पॉइंट टू पॉइंट पद्धति का पालन करता है। दोनों ही सूचकांक किस पे पालन करता है, किसको, तो पॉइंट टू पॉइंट को, और किसी विशेष आधार वर्ष के सापेक्ष अंकों के साथ साथ प्रतिशत के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। मैंने ये गलत किया गया कि प्रतिशत के रूप में नहीं दर्शाया, जबकि प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। बाकी देख लीजिए, इसका ये तीन ऑप्शन सही हैं। कौन से ऑप्शन है देख लीजिए। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों पर अपनी मुद्रास्फीति की गणना करता है। मुद्रास्फीति की गणना WPI और CPI पे दोनों पे किया जाता है। WPI मुद्रास्फीति क्या होता है, जो बताया जा रहा है कि मुद्रास्फीति का उपयोग मैक्रो लेवल नीति के निर्माण में किया जाता है। मैक्रो लेवल अगर पॉलिसी बनाना होना तो WPI का इस्तेमाल करिएगा, और अगर माइक्रो लेवल का एनालिसिस करना होना तो CPI का इस्तेमाल करिएगा। CPI किसके लिए, माइक्रो, और WPI किसके लिए, मैक्रो। ऐसे भी आप याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे याद रखिएगा जो बताता हूँ। CPI और WPI, देखिए CPI के लिए आपको अभी बताया कि माइक्रो आप इस्तेमाल करेंगे, और WPI के लिए आपको बताया मैक्रो आप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ABCD में कैपिटल लेटर, ABCD में जो लेटर है वर्ड C, और यहाँ पे देखिए W। C क्या है, स्टार्टिंग पर, मतलब बहुत ही जल्दी 3 नंबर पे मिल जाएगा, और ये लगभग मतलब आप 20+ में मिलेगा। तो आप याद रखिएगा कि छोटा माइक्रो में, बड़ा माइक्रो में। माइक्रो का मतलब क्या होता है हिंदी, बड़ा, और माइक्रो का मतलब क्या होता है हिंदी, छोटा। तो छोटा वाला C कम नंबर पे आता है कि W, तो C के लिए क्या हो जाएगा, माइक्रो। 10वीं कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए 10 हेक्टेयर या इससे अधिक जोत वाले किसानों की हिस्सेदारी महज 0.57% है, और वे परिचालित क्षेत्र में 9.05% की हिस्सेदारी रखते हैं। 10वीं कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए कि छोटे एवं और सीमांत किसान का अनुपात 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक, सीमांत किसान, छोटे और सीमांत किसान किसे कहेंगे, तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक को भारत के समस्त किसानों के 80% से अधिक है। कितना है,
अधिक है। कितना? 80%। तो ये सही हो गया। समस्त किसानों को एक साथ रखने पर औसत जोत का आकार घटकर 1.08 हेक्टेयर रह जाता है। ठीक है। और छोटे और सीमांत किसानों के पास फसल क्षेत्र का 50% से भी कम हिस्सा है। और लास्ट में 10 हेक्टेयर या इससे अधिक जोत वाले किसानों की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? हरित क्रांति का घटक कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक खाद। जैविक खाद हरित क्रांति का घटक नहीं है। तो कौन सा घटक है? तो बीजों की बोनी किस्म और सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक और रोगाणुनाशक, ये सब हरित क्रांति के घटक रहे थे। कौन सा? बीजों की बोनी किस्म, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक और रोगनाशक। बाकी जैविक खाद ये हरित क्रांति के घटक नहीं रहे थे। आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, का संबंध निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? माने MSP से रिलेटेड गलत कथन को पूछ रहा है। तो गलत कथन क्या है? तो यह कृषि बाजार में सरकार की ओर से गैर हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। यह कृषि बाजार में सरकार की ओर से गैर हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। ये दोस्तों गलत कथन है MSP के बारे में। यह कृषि बाजार में सरकार की ओर से गैर हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, ये बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका हस्तक्षेप किया जाता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट कि MSP की घोषणा बुआई के मौसम के आरंभ में की जाती है। MSP की घोषणा कब की जाती है? तो जब बुआई हो रहा होता है उसी मौसम के आरंभ में कर दी जाती है। यह संकटग्रस्त बिक्री के विरुद्ध किसानों को सहयोग देता है। बिल्कुल सही बात है कि जब बिक्री में उनको कम मुनाफा मिल रहा होता है उस वक्त MSP के द्वारा उनको उचित मूल्य प्रदान कर दिया जाता है। यह सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद में मदद करता है। ये भी सही है कि यह सार्वजनिक माने PDS के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए खाद्यान्न की खरीद में मदद भी करता है। इसी खाद्यान्न को खरीद के जो वितरण किया जाता है, सार्वजनिक वितरण, यही सब खाद्यान्न को खरीद के वितरण कर दिया जाता है। तो सरकार को भी फायदा होता है, किसानों को भी। मूल्य स्थिरीकरण यानी PSF निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2015 में। PSF का मतलब हो गया प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड मूल्य स्थिरीकरण कोष निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में। WTO के अनुसार ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि सब्सिडी मतलब क्या है? WTO के अनुसार ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि सब्सिडी की अनुमति है। WTO के अनुसार ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि सब्सिडी की अनुमति है। विश्व व्यापार संगठन WTO की शब्दावली में कृषि सब्सिडी को समान रूप से बॉक्स द्वारा चिन्हित किया गया है, जिन्हें ट्रैफिक लाइटों के रंग दिए जाते हैं, अर्थात हरा यानी अनुमति है, एम्बर यानी धीमा होना और सब्सिडी कम किया जाना, और लाल यानी पूरी तरीके से सब्सिडी को ख़त्म कर देना। तो देख लीजिए, एक है हरा कलर और दूसरा है एम्बर कलर और तीसरा है लाल कलर। तो हरा कलर अगर दिया जाता है, जैसे कि ग्रीन बॉक्स, माने पहले तो बॉक्स का मतलब हुआ कि सब्सिडी, बॉक्स का तात्पर्य समझिए WTO की भाषा में सब्सिडी, और अगर उस मतलब ग्रीन एक तरीके से बॉक्स मैंने बताया सब्सिडी, तो ग्रीन माने हरा सब्सिडी और एम्बर सब्सिडी, लाल का बॉक्स का मतलब लाल सब्सिडी। तो बॉक्स WTO कहता है सब्सिडी को, हम लोग सब्सिडी जानते हैं, WTO बॉक्स जानता है। तो जो ग्रीन बॉक्स हो जाएगा, ग्रीन से मतलब हाँ सही है, जाने दीजिए। एम्बर कि थोड़ा धीमा जाइए, लाल एकदम से मत जाइए। ट्रैफिक सिग्नल में यही 3 लाइट होता है ना, 3 लाइट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, बाइक वगैरह चलाते होंगे। क्या हरा का मतलब एकदम जल्दी से तेज़ी से निकल जाइए, एम्बर धीमा निकलिए, लाल मतलब मत निकलिए, रुक जाइए।
इसी प्रकार से ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और लाल बॉक्स, रेड बॉक्स। रेड बॉक्स में सब्सिडी को नहीं देना है, एम्बर बॉक्स में थोड़ा थोड़ा सब्सिडी देना है, ग्रीन बॉक्स में खुल के सब्सिडी दे सकते हैं। 19 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वो किया गया था 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वो किया गया है 2013 में। निम्नलिखित योजनाओं और इनसे संबंधित राज्यों के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कालिया कर्नाटक में ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कालिया उड़ीसा सरकार में है, उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 2018 से 19 में, और ये रबी मौसम में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था कि कृषि समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में तेजी लाना, कृषि समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में तेजी लाना था कालिया। कालिया कहाँ से? तो उड़ीसा से। बाकी कृषक बंधु पश्चिम बंगाल से, कृषक बंधु पश्चिम बंगाल में। रायथू भरोसा आंध्र प्रदेश में, रायथू भरोसा आंध्र प्रदेश में। रायथू बंधु तेलंगाना, रायथू बंधु तेलंगाना, भरोसा आंध्र प्रदेश, भरोसा आंध्र प्रदेश, रायथू बंधु तेलंगाना। और कृषक बंधु पश्चिम बंगाल। देखिए कृषक बंधु पूछे तो पश्चिम बंगाल, रायथू बंधु पूछे तो तेलंगाना, रायथू भरोसा बोले तो आंध्र प्रदेश। देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, MSMED एक्ट 2006 के अनुसार MSME को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वो किया गया है 2। MSMED एक्ट 2006 के अनुसार MSME को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 2। मेक इन इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन पूछ रहा है, तो गलत कथन कौन हो जाएगा? बी नंबर, कि इसका उद्देश्य केवल विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये गलत है। बल्कि इसका उद्देश्य क्या है जो जानिए। मेक इन इंडिया से संबंधित उद्देश्य जानिए और समझिए। ऑटोमोबाइल, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा निर्माण, विद्युत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, तेल एवं गैस और फार्मास्यूटिकल सहित अर्थव्यवस्थाओं के 25 प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना था। फिर से सुन लीजिए, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में विमानन, जैव प्रौद्योगिकी जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, रक्षा निर्माण डिफेंस जिसको कहते हैं, विद्युत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, तेल एवं गैस और फार्मास्यूटिकल सहित अर्थव्यवस्था के 25 प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। यही है मेक इन इंडिया। इसका लॉन्च कब किया गया था? तो 2014 में। बहुराष्ट्रीय और घरेलू दोनों कंपनियां इस योजना का अंग है। इस योजना का अंग कौन कौन है? तो बहुराष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरीके के कंपनियां। इसका उद्देश्य भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश दोनों को आकर्षित करना है। भारत में इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी और तकनीकी निवेश दोनों को आकर्षित करना है। 23 उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिजली से संबंधित है ये उदय योजना। अब देखते हैं 24 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के सड़क यातायात के लगभग प्रतिशत का वहन करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क यातायात के लगभग कितने प्रतिशत का वहन करते हैं? तो वो हो जाएगा 40% का वहन करते हैं। कितना प्रतिशत? 40%। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क यातायात के लगभग 40% का वहन करते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2019 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2019 में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक प्रत्यायन यानी स्टैंडर्ड्स की मान्यता कब प्राप्त हुई? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक स्टैंडर्ड्स की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी
29 जुलाई 2021 को, 29 जुलाई 2021 को प्राप्त हुई थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक प्रत्यायन यानी स्टैंडर्ड्स की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 29 जुलाई 2021 को। 27 नंबर, स्माइल योजना के तहत बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर का चयन किया गया है? तो पटना। स्माइल योजना के तहत बिहार के किस शहर का चयन किया गया है? तो पटना। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहला हाई स्पीड रेल परीक्षण चलाया गया जो बिहार और मोतिहारी को जोड़ता है। बिहार और मोतिहारी मतलब भारत और नेपाल को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन इस रेलवे लाइन मार्ग का स्टेशन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस रेलवे लाइन पर 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स ट्रेनें पहुंचाई है। किसके द्वारा बनाया गया है ये रेलवे लाइन? तो बताइएगा, कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और दूसरा, ये जो दोनों है नेपाल और मोतिहारी के जिले के मोतिहारी जिला का एक स्टेशन है कुर्था। कौन सा स्टेशन है? कुर्था से ही जोड़ा जा रहा है नेपाल तक। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर को नेपाल के महोतारी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। पहला तो आप याद रखेंगे कि किसने बनाया था? तो कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको बनाया था। अब आपको याद रखना है कि ये जो ट्रेन चलाया गया है वो मधुबनी जिला के और मधुबनी जिला में जो जयनगर है, जयनगर कहाँ है? मधुबनी जिला में। और इसके बाद महोतारी ये कहाँ है? नेपाल में। यहाँ तक का ट्रेन चलाया गया है। और इस नेपाल का ये जो महोतारी जिला है, यहाँ एक जगह है जिसका नाम है कुर्था। तो जयनगर और कुर्था तक 50 किलोमीटर तक का रेल लाइन मार्ग किया गया, जिसमें 5 स्टेशन को कवर किया गया है। पहला खुद जयनगर हो गया और दूसरा कुर्था। ये दो तो आपको याद होगा कि जयनगर से कुर्था तक का 50 किलोमीटर का रेलवे लाइन है। तो 2 स्टेशन तो आपको याद हो गया। और तीसरा याद रखिए इनरवा। और अगला याद रखिए खजूरी और बैदेही। कुर्था तो आपको याद ही रहेगा। और जयनगर, क्योंकि ये ट्रेन इंडिया में कहाँ? जयनगर, जो कि मधुबनी जिला में है। और वहाँ नेपाल में महोतारी जिला में कुर्था नामक स्थान तक। तो आपको जयनगर कुर्था आपको याद हो गया। कुर्था कहाँ है? महोतारी जिला नेपाल में। और जयनगर कहाँ है? तो मधुबनी जिला बिहार में। और बीच में कौन सा स्टेशन आएंगे? तो इनरवा आएगा, खजूरी आएगा, फिर बैदेही आएगा। इनरवा आएगा, खजूरी आएगा और बैदेही आएगा। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस निकाय ने दरभंगा फ्लोटिंग पावर प्लांट को मंजूरी दी है? तो BERC को मंजूरी दिया गया है। किसको दिया गया है मंजूरी? BERC को। निम्नलिखित में से किस निकाय ने दरभंगा फ्लोटिंग पावर प्लांट को मंजूरी दी है? तो BERC को। देखिए, बिहार विधानसभा द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के अनुमोदन के साथ राज्य के भीतर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में राज्य देश में किस नंबर पर आता है? तो 6वां नंबर पे आता है। बिहार विधानसभा द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को अनुमोदन के साथ राज्य के भीतर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में राज्य देश में किस नंबर पर आता है? तो 6वां नंबर पर। हाल ही में बिहार में पाए जाने वाला किस प्रकार के आम का 1000 किलोग्राम लंदन को निर्यात किया गया था? तो वो किया गया था जर्दालू आम को। हाल ही में बिहार में पाए जाने वाला किस प्रकार के आम का 1000 किलोग्राम लंदन को निर्यात किया गया था? तो जर्दालू आम। निम्नलिखित में से किस वर्ष
भारत सरकार द्वारा देश में जीवन बीमा व्यवसाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो किया गया था 1956 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा देश में जीवन बीमा व्यवसाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1956 में। इरडा, इरडा का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप हो गया बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इरडा का पूर्ण रूप क्या है? तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसको इंग्लिश में देखिए क्या बोलेंगे इरडा को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था एटेनबर्ग में। कहाँ? एटेनबर्ग में। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम में है। तब ये नीदरलैंड का अंग होता था। एंटवर्प एक टाइम पे 1631 के टाइम पे एंटवर्प नीदरलैंड का भाग होता था। आज एंटवर्प बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में। अब ये तो पहला एक्सचेंज था स्टॉक एक्सचेंज। अब दूसरा स्टॉक एक्सचेंज आप याद रखेंगे कि लंदन में खोला गया था, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो 1773 में खोला गया था। लंदन वाला कब खोला गया? 1773 ईस्वी में खोला गया। और फिर फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1790 में फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज खोला गया। बस इतना ही आप याद रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में शेयर की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाता है और इसीलिए अपने शेयर बेच देता है और लाभ कमाता है, उसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो बियर। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में शेयर की कीमतों का गिरावट अनुमान लगाता है और इसीलिए अपने शेयर बेच देता है और लाभ कमाता है, उसे कहा जाता है बियरर। देखिए, बीरर के विपरीत बुल होता है। ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाता है और इसीलिए या तो उस समय तक के लिए शेयरों को चुनिंदा समूह को बेचना बंद कर देता है और या शेयरों के उस चुनिंदा समूह को खरीदना शुरू कर देता है। तो आप समझ गए ना कि बियरर का मतलब क्या होता है। बियर का उल्टा क्या? बुल। अब बियर क्या हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में शेयर की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाता है और इसलिए अपने शेयर बेच देता है और उस पर लाभ कमा लिया, तो क्या कहला गया? बियर कहला गया। मतलब समझिए कि गिरते बाजार से माने जब स्टॉक मतलब एक स्टॉक उसका गिर रहा होता है सेंसेक्स, उसको बेच के वो पैसा कमाता है। चलिए अब हम 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक चीज़ और आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ये तो बियर आपको बता दिया, बुल आपको बता दिया, एक ब्रोकर और एक जॉबर भी बता देता हूँ। ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड दो टर्म हैं। ब्रोकर क्या होता है कि यह स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य होता है जो अपने क्लाइंट की ओर से शेयर खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन प्राप्त करता है। जब वो मतलब बाई एंड सेल करवा देता है तो वो उस पर वो कमीशन कमाता है। और कि जॉबर क्या होता है? तो जॉबर ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है। क्या होता है? जॉबर क्या होता है? ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है, यानी वह अन्य ब्रोकरों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले विशिष्ट प्रतिभूतियों का विशेषज्ञ होता है। क्या होता है जॉबर? तो ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है, यानी वह अन्य ब्रोकरों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले विशिष्ट प्रतिभूति यानी शेयर का विशेषज्ञ होता है। मार्च 2021 तक भारत को कुल विदेशी ऋण कितना था? मार्च 2021 तक पूछ रहा है दोस्तों, तो कि विदेशी ऋण कितना था। अब तो मार्च 2022 तक पूछा जाने का संभावना है, इसलिए फिर भी देख लीजिए 570 बिलियन डॉलर। कितना? 570 बिलियन डॉलर। जब किसी घरेलू मुद्रा को विनिमय दर में उसकी सरकार द्वारा किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में कटौती की जाती है तो उसे कहा जाता है अवमूल्यन। क्या कहा जाता है? अवमूल्यन।
अवमूल्यन कहा जाता है, जिसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डीवैल्यूएशन। क्या होता है, डीवैल्यूएशन। जब किसी घरेलू मुद्रा को विनिमय दर में उसकी सरकार द्वारा किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में कटौती की जाती है तो अवमूल्यन कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है, यानी डीवैल्यूएशन कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में। कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, तो वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसमें 190 देश हैं। इसका स्थापना IMF का कब हुआ था, 1944 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था, चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, तो चीन। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, तो वो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन से 8 कोर उद्योगों में शामिल नहीं है, तो इसका हम ऑलरेडी आप लोग को बता दिए थे, ई ऑप्शन, क्योंकि आपको एल्युमिनियम नहीं होगा, ये तो आप लोग को पूरा बढ़िया से बता रखा था कि एल्युमिनियम नहीं होगा। एक बार फिर से मैं वो 8 कौन से हैं वो आपको हम याद करवा देते हैं, फिर आप पता कर लीजिएगा। कोयला, कच्चा तेल, क्या, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, याद हो गया ना। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12। WPI का आधार वर्ष क्या पूछ रहा है, तो 2011-12। केंद्रीय बजट 2021-22, इसको छोड़िए। वर्ष 2021 में भारत और सौर ऊर्जा की कुल स्थापित वर्ष 2021 में भारत में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। वर्ष 2021 में भारत में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौते यानी गैट ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना हुई, तो वो हुई विश्व व्यापार संगठन। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना आप याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1995 को हुआ। कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ। लेकिन इसके पहले 1948 में, कब, 1948 में गैट के पिक्चर में आया था। क्या आया था, गैट आया था, GATT, यानी कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौता। लेकिन इस 1948 में आने के बाद इसी को बदल दिया गया 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में। 46 नंबर, केंद्रीय बजट छोड़ दीजिए। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में भारत 44वें स्थान पर रहा। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, देखिए आपको ये 2018 में 44वां स्थान ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है ये याद रख लीजिए, क्योंकि ये तो नेक्स्ट जब करंट अफेयर पढ़िएगा तो नया इंडेक्स में आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए 47 नंबर का आंसर विश्व बैंक होगा। तो कोई पूछे कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक। इस क्वेश्चन से आप केवल इतना ही याद करिए, ज़्यादा याद मत करिए कि कितना रैंक आया था, क्योंकि ये डेटा पुराना है।
तो बताइए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2012 में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था? तो 2012 में। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? दोस्तों इसे मत याद करिए, बहुत ज़्यादा पुराना है। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को स्थापित होम रूल लीग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वो कौन था? तो पुरेनेंदु नारायण सिन्हा। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को स्थापित होम रूल लीग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो पुरेनेंदु नारायण सिन्हा। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ई। देखिए ऑप्शन ई क्या क्या सही होंगे। ये जारी किया जाता है GII को कॉर्नेल विश्वविद्यालय, INSEAD और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व बौद्धिक संगठन का किया जाता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD और कौन सा, और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बौद्धिक संपदा सूचकांक संपदा संगठन, ये तीनों मिलकर वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित किया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। 52 नंबर। हाल ही में समाचारों में रहा GRB 200826A क्या है? तो वो है उच्च ऊर्जा विकिरण का एक शक्तिशाली विस्फोट। हाल ही में समाचारों में रहा GRB 200826A क्या है? तो वो है उच्च ऊर्जा विकिरण का एक शक्तिशाली विस्फोट। 53 नंबर में देखिए, जुलाई 2021 में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो वो किया गया था 36वां। जुलाई 2021 में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो 36वां। निम्नलिखित में से किसने आई मेसा पहल शुरू की है? आई मेसा पहल की शुरू क्या है? आई मेसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई बोले तो इन्फॉर्मेशन, मेसा बोले तो मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। आई का मतलब इन्फॉर्मेशन। तो इस पहल की शुरुआत किसने की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। आई मेसा की पहल की शुरुआत किसने की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा नंबर का स्थल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखिए एक्चुअली में ये जो आंसर होगा वो 40वां स्थल होगा, और ऑप्शन में दिया ही नहीं है 40वां, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कापू समुदाय के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो की है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कापू समुदाय, कौन सा समुदाय? कापू समुदाय के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में व्यापक रूप से समाचारों में रहा पेगासस स्पाईवेयर किस देश का दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर है? तो वो है इजराइल। हाल ही में व्यापक रूप से समाचारों में रहा पेगासस स्पाईवेयर किस देश का दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर है? तो इजराइल। कौन? इजराइल। 58 नंबर। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। B3 का मतलब B और W, इसका मतलब बिल्ड
बैक बेटर, और डब्ल्यू का मतलब बर्ड। किसकी पहल है? तो ये पहल है दोस्तों G7 की। G7 की पहल क्या है? तो B3W मतलब बिल्ट बेटर बर्ड, ये किसकी पहल है? तो G7 की। कौन से बैठक में ये पहल किया गया था? तो 47वें, जब G7 शिखर में का बैठक हो रहा था, तब जाकर ये पहल किया गया था। और आपको बता दूं कि G7 के सदस्य कौन से हैं जो आप लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि यह एक अंतर सरकारीय संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। G7 का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1975 में। तो इसमें कौन से देश हैं जो आप याद रख लीजिए। चलिए, पहला आप देश याद रखिए, यूके कनाडा और यूके कनाडा फ्रांस जर्मनी। यूके कनाडा फ्रांस जर्मनी 4 याद हो गया। यूके कनाडा फ्रांस जर्मनी, यूके कनाडा फ्रांस जर्मनी। इटली जापान और यूएसए, इटली जापान यूएसए। यूके कनाडा फ्रांस जर्मनी, इटली जापान यूएसए। आपको पता है G7 से पहले यही संस्था G8 के रूप में हुआ करता था, जिसमें रूस शामिल हुआ था। रूस को फिर बाहर कर दिया गया। आपको कमेंट बॉक्स में ये सवाल का जवाब देना है कि पहले जो G8 था, G8 से रिमूव होकर ये G7 में कन्वर्ट हुआ, जो रूस को बाहर कर दिया गया। तो कौन सा साल G8 से G7 में तब्दील हुआ ये संगठन? और ये तो मैंने आपको बता दिया कि रूस को बाहर किया गया। रूस को किस वर्ष G8 से बाहर करके G7 बना दिया गया? ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आप जान लीजिए 7 वो कौन से हैं? यूके कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान और अमेरिका। हाल ही में समाचारों में रहा नियोजित अप्रचलन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राइट टू रिपेयर आंदोलन से। हाल ही में समाचारों में रहा नियोजित अप्रचलन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट टू रिपेयर आंदोलन से। उस परियोजना का नाम जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन व्यवस्था हेतु एक व्यापक समाधान प्रदान करना है, तब वो हो जाएगा स्पर्श। उस स्पर्श का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। फिर से देख लीजिए, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, और आरएसएच का मतलब रक्षा, ये है इसका फुल फॉर्म। उस योजना का नाम जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन व्यवस्था हेतु एक व्यापक समाधान प्रदान करता है, उसका क्या नाम है? तो स्पर्श। 61 नंबर, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। देखिए, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। आंसर क्या होता? आंसर होता तेलंगाना। क्या ये तेलंगाना ऑप्शन में है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तेलंगाना के राज्य के मुलुगु जिला, कौन सा जिला? मुलुगु जिला में रुद्रेश्वर मंदिर है। इसको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन ई। चलिए, हाल ही में समाचारों में रहा लास्ट आइस एरिया किसका भाग है? हाल ही में समाचारों में रहा लास्ट आइस एरिया किसका भाग है? तो वो है आर्कटिक का। लास्ट आइस एरिया किसका भाग है? तो आर्कटिक आइस का। निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है? तो वो है 3 से 9 वर्ष।
निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है? तो 3 से 9 वर्ष तक के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 65। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को वर्ष 2019 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है? प्रमोद भगत को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हरियाणा। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो वो जीता है ही बिंग को। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो ही बिंग को हरा के। डैश यानी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि बुल्गारी बीवीएल गारी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली की बीवीएल गाड़ी ने, कहाँ की? इटली की बीवीएल गाड़ी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोन्स इनका टाइटल लग गया है क्योंकि इनके हस्बैंड का नाम निक जोन्स है, तो जोन्स इनका टाइटल है। तो इन वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कहाँ के? इटली के बीवीएल गाड़ी ने। हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया। वह किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी? तो वो थी डोगरी भाषा। हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया। वह किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी? तो डोगरी भाषा। नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों से निपटने हेतु विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों का अस्थायी मंच बनाया गया था? तो वो बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा। नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों से निपटने हेतु विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों का अस्थायी मंच बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा। देश में पहले नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक NHFB का उद्घाटन किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो गया? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल में देश के पहले नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया गया, जो भविष्य के उपचारों के लिए एक गाइड के रूप में रक्त बायोप्सी और नैदानिक डेटा एकत्रित करेगा। तो ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? फिर से देख लीजिए, देश में पहले नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक NHFB का उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया? तो ये किया गया श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल में। इसका ये है, इसमें किया गया है SCTIMST श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट, ये आई है तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेस टेक्नोलॉजी, और टी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तो देखिए SCT श्री चित्रा तिरुनल श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला में, तिरुवनंतपुरम केरल में। ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने
नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने दूसरे प्रयास में डैश के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो वो 87.58 मीटर फेंक कर, कितना, नीरज 87.58 मीटर। फिर से क्वेश्चन सुनिए। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 87.58 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन है जिसे हाल ही में भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दी गई थी? तो वो दी गई थी जॉनसन। निम्नलिखित में से कौन सी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन है जिसे हाल ही में भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दी गई थी? तो जॉनसन। 20वें जैव ईंधन दिवस 2021 का थीम क्या था? तो वो थीम था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। 20वें जैव ईंधन दिवस 2021 का थीम क्या था? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा दावूस क्या है? हाल ही में खबरों में रहा दावूस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। हाल ही में खबरों में रहा दावूस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। अगस्त 2021 में भारत में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो वो लिया ऑप्शन ई। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी सरकार ने? तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन में है क्या महाराष्ट्र? नहीं, तो ऑप्शन ई। अगस्त 2021 में भारत में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो महाराष्ट्र। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग के माध्यम से नियमित मालगाड़ी का संचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर बांग्लादेश। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग के माध्यम से नियमित मालगाड़ी का संचालन शुरू किया है? तो बांग्लादेश। देखेंगे 78 नंबर। क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक वाली छठी आकलन रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? तो वो की गई जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल। क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक वाली छठी आकलन रिपोर्ट AR6 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? तो वो की गई जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है कुशमैन और बेकफील्ड। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कुशमैन और बेकरफील्ड। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है? तो वो की गई है केरल। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है केरल में। 81 23 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह राशि कितनी है? तो यह राशि ऑप्शन ई। देखिए, 23 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 500 मिलियन डॉलर का साइन किया है। कितना? 500 मिलियन डॉलर, जो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं था? तो वो था राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन बिहार से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं था?
तो राजकुमार शुक्ल। राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना नूरुल हसन बिहार के उन प्रमुख नेताओं में थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल। जरासंध किस वंश से संबंधित है? तो वो संबंधित है बृहद्रथ राजवंश से। जरासंध किस वंश से संबंधित है? तो बृहद्रथ राजवंश। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तब वो संबंधित थे मगध। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो मगध। बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तब वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया जो अब पटना कलेक्ट्रेट के नाम के रूप में जाना जाता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डैश जिसमें भराएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस तिथि को लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस तिथि को लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। गोलघर का अन्न भंडार किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था कैप्टन जॉन गॉस्ट्रिन के द्वारा। गोलघर का अन्न भंडार किसके द्वारा बनाया गया था? तो कैप्टन जॉन गॉस्टिन के द्वारा। देखिए, इससे रिलेटेड, गोलघर से रिलेटेड आपको पता है कि पटना में है, इससे कुछ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। 1783, आप डेट कब याद रखेंगे? पहला 1783 में वारेन हेस्टिंग्स, इस वक्त कौन था गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अकाल से लड़ने के लिए गोलघर में स्थित गुंबद के आकार के अन्न भंडार के निर्माण का आदेश दिया। आदेश कब मिला? 1783 में। किसने दिया? भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। गोलघर में स्थित गुंबद के आकार के अन्न भंडार के निर्माण का आदेश दिया। फिर एक डेट याद रखिए, 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गास्टिन ने इस विशाल अन्न भंडार का निर्माण किया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1783 में आदेश दिया और 1786 में जॉन गास्टिन ने विशाल भंडार को बनवा दिया। पीर अली, जिसके अधीन पटना में 1857 का विद्रोह हुआ था, वह था एक बुक बाइंडर माने पुस्तक विक्रेता। और ये पटना में कब हुआ था? 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 3 जुलाई से। पीर अली जिसके अधीन पटना में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, वह एक बुक बाइंडर था। 90 निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। 24 मार्च 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना परमथनाथ मित्रा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? परमथनाथ मित्र के द्वारा शामिल किया गया था। इसकी 2 शाखाएं थी, जिनमें एक ढाका में ढाका अनुशीलन समिति और दूसरी कलकत्ता में जुगांतर समूह स्थित थी। वर्ष 1905 में ढाका अनुशीलन समिति द्वारा भवानी मंदिर का प्रकाशित किया गया। वर्ष 1907 में उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण की वकालत करते हुए वर्तमान रणनीति प्रकाशित की। वर्ष 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभाली। स्थापना इन्होंने किया, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, और बंकिम चंद्र मित्र को, बीएन कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, तो इनको नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी। 91 डैश है
द्वारा फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और इसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया, आंसर ई। देखिए, महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और इसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। तो कहीं भी महात्मा गांधी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और इसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। आम्रपाली बज्जी महाजनपदों के निम्नलिखित कुलों में से किस कुल की शाही गणिका और नर्तकी थी? तो ये थी वैशाली। आम्रपाली बज्जी महाजनपदों के निम्नलिखित कुलों में से किस कुल की शाही गणिका और नर्तकी थी? तो वैशाली। 93, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बौद्ध संगीतियों से संबंध सुमेलित नहीं है? आप लोग को इसके बारे में हमने याद करवाया था, RVPK। आर बोले तो राजगीर, भी बोले तो वैशाली, पी बोले तो पाटलिपुत्र, के बोले तो कुंडलवन कश्मीर। यह है बौद्ध संगीति के स्थल। तो प्रथम देखिए राजगीर सही है, द्वितीय देखिए पाटलिपुत्र, ये गलत है क्योंकि वैशाली, तृतीय देखिए वैशाली, ये भी गलत क्योंकि तृतीय पाटलिपुत्र। तो चतुर्थ कुंडलवन। तो पहला चौथा सही है, इसलिए बताइए आप ही कि 93 का आंसर क्या होने जा रहा है? ई। सम्मिलित नहीं पूछ रहा है तो बी और सी ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मगध का पूर्व मौर्य काल का राजवंश नहीं है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है शुंग वंश। निम्नलिखित में से कौन मगध का पूर्व मौर्य काल का राजवंश नहीं है? तो शुंग राजवंश। क्यों? क्योंकि आप लोग को बता दूं, हसीन मशूकसा, ये मगध का हसीन मशूकसा ये मगध राजवंश का, मगध में ये शासक का क्रम है, वंश का क्रम है। हा बोले तो हर्यक, सी बोले तो शिशुनाग, ना बोले तो नंद, माँ बोले तो मौर्य और सु बोले तो शुंग वंश। तो ऑप्शन में देखिए शिशुनाग राजवंश, तो ये मौर्य से पहले है। फिर देखिए शुंग वंश जो है मौर्य के बाद है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्व मौर्य काल का राजवंश नहीं है, तो यही वाला देख लीजिए, यही है शुंग वंश। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम। हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है रोहतास में। हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रोहतास। शेर शाह के शासनकाल के दौरान बिहार के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वो सही, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए आंसर में कह रहा है कि शेर शाह के शासनकाल के दौरान बिहार के विकास के बारे में निम्नलिखित में कथन सही है। तो रुपये का प्रारंभ करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, डाक व्यवस्था का, पटना शहर का पुनरुद्धार करवाया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सही ऑप्शंस हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी ऑप्शन हो जाएगा। 98 का मुगलों के विरोध में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व किसने किया? तो वो किया हेक्टर मुनरो ने। किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया। मुगलों के विरोध में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने। देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 कह रहा है कि बिहार के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि उन्होंने 27 जुलाई 1857 तक आरा पर अधिकार कर लिया और आजमगढ़ में नाना साहब के साथ ब्रिटिश सेना को हराया। दोस्तों ये वाला गलत कथन है, क्योंकि 27 जुलाई नहीं बल्कि 27 नवंबर उन्होंने 27, अब इसका ऑप्शन सही ऑप्शन समझ लीजिए क्या है कि 27 नवंबर 1857 तक आरा पर अधिकार कर लिया और आजमगढ़ में नाना साहब के साथ ब्रिटिश सेना को भी हराया। ये पहला पॉइंट सही मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, अगस्त 1857 में विंसेंट आयर ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और कुंवर सिंह के किले को नष्ट कर दिया। ये वाला बिल्कुल ही सही है, गलत नहीं है।
तो अगस्त 1857 में विंसेंट आयर ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और कुंवर सिंह को किले से को नष्ट कर दिया। अब देखिए सी नंबर, 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन इसी ब्रिटिश सेना में से एक और अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, जिसका नाम था डगलस। उसने पीछा किया, इस लड़ाई में एक्चुअली में घायल हो गए थे वीर कुंवर सिंह। तो इसी सेना के एक अधिकारी था डगलस, उसने इनको खदेड़ दिया, यानी पीछा करना स्टार्ट कर दिया। और 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का उनके गांव जगदीशपुर में निधन हो गया। कहाँ हो गया? जगदीशपुर में। कब हो गया निधन? तो 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में निधन हो गया। तो ये भी सही, ये भी सही है। अब पूछ क्या रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला तो कथन सही नहीं था दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ए ऑप्शन सही होना चाहिए, पर इसमें बुक में दिया गया है ई ऑप्शन। तो कोई और पॉइंट गलत होना चाहिए। कौन सा पॉइंट गलत है? चलिए देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए नया अगला क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत। और ये उराव जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था ताना भगत। उराव जनजाति ने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था। और ये कैसा आंदोलन था? तो धार्मिक आंदोलन था। कब हुआ था? तो 1914 में। कब हुआ? 1914 में। 101 का, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में उल गुलान शब्द का अर्थ है। उल गुलान शब्द का अर्थ क्या है मुंडा आंदोलन में? तो उसका अर्थ है विद्रोह। उल गुलान का मतलब विद्रोह। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग को पता करना है कि गलत कथन क्या है, मैंने सही कथन पता नहीं होना चाहिए। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस बम कांड को दोषी ठहराकर खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1911 को फांसी दी गई, जो कि गलत है, क्योंकि फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। 11 अगस्त 1908 को ही फांसी का सजा दिया गया था। इस बम कांड को दोषी ठहराकर खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। बाकी देख लीजिए, ये तीनों ही सही हैं। देख लीजिए, इस बम कांड का मुख्य लक्ष्य अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या करना था। इस बम कांड का क्या लक्ष्य था? तो अंग्रेज अधिकारी एक थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करना था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इस बम को अंजाम दिया था। इस बम कांड को किसने किसने अंजाम दिया? दो लोगों ने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। इस बम कांड के दूसरे आरोपी प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो ये प्रकाशित किया था दोस्तों पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा। पुरुषोत्तम नारायण नंदा। पटना होम रूल लीग ने किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो ये विचार रखा था रामपूरन चंद ने। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो रामपूरन चंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1995 में स्थापना हुआ। ये गलत है, क्योंकि स्थापना 1992 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। पटना विश्वविद्यालय 1917 में। पटना विश्वविद्यालय 1917। मगध विश्वविद्यालय 1962। मगध विश्वविद्यालय 1962 में स्थापना। और 1951 में बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1951 में। अब देखते हैं 106 नंबर, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो ये हुआ था सैयद हसन इमाम।
किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? सैयद हसन इमाम। बिहार में किस समय मुखिया प्रथा चालू की गई थी? तो ये चालू की गई थी असहयोग आंदोलन। बिहार में किस समय मुखिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन। 108 नंबर। 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की तो पटना में किस महिला स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया था? तो वो लहराया गया था गौरी दास। 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की तो पटना में किस महिला स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया था? तो गौरी दास। 109 नंबर कह रहा है कि अब्दुल कयूम अंसारी ने किस वर्ष मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो वो की थी 1938। अब्दुल कयूम अंसारी ने किस वर्ष मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी? 1938। किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र को पॉलिम्ब्रोथा कहकर पुकारा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र को पालिम्ब्रोथा कहकर पुकारा था? मेगास्थनीज ने। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था दशरथ ने। गया के समीप नागा अर्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने। शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि बना ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजगढ़ का युद्ध। शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपना स्थिति सर्वोपरि बना ली थी? तो सूरजगढ़ का युद्ध। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। तो ये दर्जा दिया गया ऑप्शन ई, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा 1580। 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा अथवा प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। बिहार में मुगलों का आरंभिक शासन कठिन था। स्थानीय अफगानों के कई विद्रोह इस काल में हुए, मगर उन्होंने इन्हें दबा दिया। अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। बिहार के उप नवाब जैनुद्दीन हैबत जंग को किस वर्ष अफगानों ने वध कर दिया? तो ये कर दिया था 1748 में। बिहार के उप नवाब जैनुद्दीन हैबत जंग का किस वर्ष अफगानों ने वध कर दिया? 1748 में। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। पटना को अजीमाबाद नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया राजकुमार अजीम को। पटना को अजीमाबाद नाम किसके द्वारा दिया गया? तो राजकुमार अजीम के द्वारा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो अकबर। 1770 में बिहार के लिए गठित राजस्व परिषद पटना का अध्यक्ष कौन था? तब वो था जेम्स अलेक्जेंडर। 1770 में बिहार के लिए गठित राजस्व परिषद पटना का अध्यक्ष कौन था? तो जेम्स अलेक्जेंडर। 1912 में पटना में आयोजित कॉन्फ्रेंस के 27वें अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। निम्नलिखित महाजनपदों में कौन से महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ये कौन सा स्थित नहीं था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि बिहार के क्षेत्र में जो स्थित था वो था अंग बज्जी, ये दोनों ही था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। हर्यक वंश में क्रमशः
किसको श्रेनिक तथा कुनिक के उपनाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बिंबिसार अजातशत्रु को। बिंबिसार को श्रेनिक और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। कुनिक अजातशत्रु को और बिंबिसार श्रेनिक को कहा जाता था। तो 121 खत्म हो गया। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में चर्चा में रहा नबीनगर एनटीपीसी केंद्र बिहार में किस जिले में स्थित है? तो ये है औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। जुलाई 2021 में चर्चा में रहा नबीनगर एनटीपीसी केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। 123 नंबर। देखिए 123 नंबर कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में। जुलाई 2021 में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के 4 प्रमुख जिलों के लिए बालू की दर तय किए। इन जिलों में कौन शामिल नहीं है? ये पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है? तो सारण शामिल नहीं है। बाकी पटना, रोहतास, औरंगाबाद ये शामिल है। जुलाई 2021 में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के 4 प्रमुख जिलों के लिए बालू की दर तय की है। तो इन जिलों में कौन शामिल नहीं है? तो सारण। बाकी पटना, रोहतास, औरंगाबाद शामिल है। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा है? तो ये कौन भेजा है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा। 16 जुलाई 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार की किस महिला को दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो वो किसको किया है? तो वंदना कुमारी को। 16 जुलाई 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार के किस महिला को दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो वंदना कुमारी को। केंद्र सरकार ने देश में चावल का पहला साइलो गोदाम किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है बिहार। केंद्र सरकार ने देश में चावल का पहला साइलो गोदाम किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बिहार। 128 नंबर। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 संबंधी अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? तो ये जारी की गई है 24 अगस्त 2021। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 संबंधी अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो 24 अगस्त 2021। बिहार सरकार ने किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो पटना में। बिहार सरकार ने किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? पटना। अगस्त 2021 में बिहार के किस व्यक्ति को गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव। अगस्त 2021 में बिहार के किस व्यक्ति को गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में विश्व के शरद कुमार ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो वो जीता हाई जंप। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में बिहार के शरद कुमार ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो हाई जंप। अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के किस नगर पालिका में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो वो किया बक्सर में। अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के किस नगर पालिका में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो बक्सर।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल विवेक सागर मूलतः बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं सिवान। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पुरुष में शामिल विवेक सागर मूलतः बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो सिवान। 134 नंबर, 23 अगस्त 2021 में किसे ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है पंकज त्रिपाठी। 23 अगस्त 2021 में किसे ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी। 135 नंबर, हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग के कलाकार को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट के लिए नहीं चुना गया है? तो ये किन्हें नहीं चुना गया है? तो गीता कुमारी को। बाकी सरिता दत्त, प्रेमलता कुमारी और दिलीप पासवान को चुना गया है। हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग के कलाकार को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट के लिए नहीं चुना गया है? तो सरिता देव दत्त और प्रेमलता कुमारी और दिलीप पासवान को चुना गया है। बाकी गीता कुमारी को चुना नहीं गया है। देखिए 136 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को। बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो वो बन गया है पूर्णिया मेडिकल कॉलेज। बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बना है? तो वो बना है बिहार राज्य बीज निगम। बिहार राज्य बीज निगम अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बना? तो बिहार राज्य बीज निगम। महान साहित्यकार नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था वैद्यनाथ मिश्र। महान साहित्यकार नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। सुजलाम अभियान का संबंध है वो है जल शक्ति मंत्रालय से। सुजलाम का अभियान का संबंध है जल शक्ति मंत्रालय से। रामसर स्थल में हाल ही में शामिल हुई बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो वो है गुजरात में। रामसर स्थल में हाल ही में शामिल हुई बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। हाल ही में बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है चंदना दत्त व हरिदास शर्मा दोनों को। हाल ही में बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस शिक्षक या शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो चंदना दत्त व हरिदास शर्मा दोनों। दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 टीका कौन है जिसे हाल ही में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइकोव डी। दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 टीका कौन है जिसे हाल ही में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? तो जाइकोव डी। NTPC ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है? तो वो की है विशाखापत्तनम। NTPC ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है? तो विशाखापत्तनम। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सुविधाओं की राष्ट्रव्यापी जिलेवार रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है 7वां। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सुविधाओं की राष्ट्रव्यापी जिलेवार रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां।
ये क्या हो गया? हाल ही में बिहार की किस विभूति को साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आनंद कुमार। हाल ही में बिहार के की किस विभूति को साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार। हाल ही में भारत सरकार द्वारा बिहार में किन खनिजों के खनन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है पोटास, क्रोमियम और निकेल की। हाल ही में भारत सरकार द्वारा बिहार के किन खनिजों की खनन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो पोटास, क्रोमियम और निकेल। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किस भारतीय अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? कौशिक बसु। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किस भारतीय अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? कौशिक बसु। हाल ही में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? तो वो नवाजा गया था 2015 में। हाल ही में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? तो 2015 में। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपना छठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता है। यह उनके करियर का कौन सा खिताब था? तो वो था 20वां। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपना छठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता। यह उनके करियर का कौन सा खिताब था? तो 20वां। तो इस तरीके से दोस्तों सेट संख्या 10 खत्म हो गया। दृष्टि का टोटल 5 सेट और रह गए हैं। इन 5 सेट में एक सेट ब्रह्मा नंबर सेट का रीजनिंग और मैथ है, तो उसको छोड़ दूंगा, तो बाकी बच जाएंगे 4 प्रैक्टिस सेट, जो कि मैं बहुत ही जल्द कवर कर दूंगा। अगर ये दोस्तों वो वीडियो देख रहे हो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों अगर कुछ सुझाव देना चाहते हों, कोई सलाह देना चाहते हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आप लोग को छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।